सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शनिवार का दिन है और हमेशा की तरह आपकी वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर लेके मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। उम्मीद यही करूंगा कि ये एक बार फिर से साप्ताहिक करंट अफेयर की जो डोज है, जो कि 8 जुलाई से 13 जुलाई का जो करंट अफेयर है उसको कवर करेगी। जो भी टॉप करंट अफेयर है उसको बायलिंगुअल फॉर्मेट में, यानी कि द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। और साथ ही उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमेशा की तरह आकाश देव जीके बूस्टर के टेलीग्राम चैनल पे। सो आई एम श्योर कि ये सेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इन केस यू हैव नॉट शेयर द सेशन तो शेयर जरूर कर दे, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी उसकी हेल्प मिले। एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो, जो भी मैं क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछने वाला हूं उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स गोइंग टू बी रियली एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। कोशिश यही की जाती है सेशन को प्रिसाइज रखा जाए, टू द पॉइंट रखा जाए और 30 से 35 मिनट के अंदर इसको रैप किया जाए, इसको कवर अप किया जाए। बट हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी चले। इट रियली डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ द न्यूज विच वी हैव। जितनी भी न्यूज होंगी, प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, चाहे वो पर्सन इन न्यूज हो, चाहे वो प्लेस इन न्यूज हो, या फिर कोई भी इवेंट हो, उन सब चीजों को यहां पर प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आकाश देव जीके बूस्टर, जहां पे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं और आपको इस सेशन का पीडीएफ और इससे पहले के सभी सेशन का पीडीएफ भी यहां पर मिलेगा। सो मेक श्योर यू गो ओवर देयर एंड यू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट के साथ, कोटेशन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। कहते हैं कि सक्सेस इज सम ऑफ स्मॉल एफर्ट। सफलता दिन प्रतिदिन के दोहराए गए छोटे छोटे प्रयासों का क्या है, सम है, एक तरह से योग है। तो ये आप याद रखेगा कि आपने जो हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना है वही जाके आपको सक्सेस के रूप में मिलेगा। तो सक्सेस ऐसा नहीं कि एक दिन आप उठोगे और आपको मिलेगी। इट इज वेरी स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस जो कि आपको इंजॉय करना होगा। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके साथ आपको जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम जो अभी रिसेंट टाइम्स में सुर्खियां बटोर रही है, 2024 के ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये इलेक्शंस होने नहीं थे, लेकिन एक दुखद जो घटना हुई, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी मृत्यु होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इलेक्शंस होते हैं और यहां पर जीत हासिल हुई है किसको? मसूद पेजेश्कियान। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि यहां पे ये जो इलेक्शन हुए हैं प्रॉपर तरीके से, यहां पे कौन जीता है? मसूद पेजेश्कियान। ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां के हैं ये। इतना डिटेल में नहीं जाना बिकॉज पर्सन इन न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज है। मतलब ईरान भारत के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है। सो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि मसूद पेजेश्कियान इज द न्यू प्रेसिडेंट, ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। अगर हम ईरान का मैप देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ईरान, दिस इज ईरान, राइट। अब आप देखो ईरान की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। ईरान की नेबरिंग कंट्रीज अगर आप ध्यान से देखें, सो आपके समक्ष है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, वी हैव गॉट ये इराक, देखिए यहां पर है। देन यहां पे अगर आप देखते टर्की भी है, आर्मीनिया भी है, इधर अजरबैजान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है और इधर पाकिस्तान है। तो अगर आप लैंड बॉर्डर्स देखते हैं तो लैंड बॉर्डर इन कंट्रीज के साथ इसका लगता है। हालांकि मैरीटाइम बॉर्डर जो है, जो समुद्र के तौर पे भी आप देखोगे, कुवैत के साथ भी बॉर्डर है, सऊदी अरेबिया के साथ भी यहाँ पे पर्शियन गल्फ का बॉर्डर लगता है। देन बहरेन है, कतार है, इवन यूएई है, ओमान है। तो आप देखेंगे कि इन कंट्रीज के साथ भी यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। ये गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ जब आप जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हॉर्मूज के जो स्ट्रेट है वो यहाँ पे है, वो ईरान यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबार पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में। इसलिए मैंने बोला था कि ईरान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस इंडियंस के लिए। ये बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? एनीवेज, मूविंग अहेड में बात करने वाला हूं यारोस्लावा मोचिक की। अब ये यूक्रेन की एक बहुत ही उम्दा एथलीट है, विल टॉक अबाउट दैट। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, इसलिए हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, यारोस्लाव मोचिक। अब देखो नाम कभी भी आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जी किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करती है? हाई जंप के साथ। इन्होंने यूक्रेन को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया था जो लास्ट ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे वहां पे। तो इतना आप ध्यान में रखें कि किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करती हैं। तो यारोस्लाव मोचिक जो है, शी इज एसोसिएटेड
विद हाई जंप। ठीक है, हाई जंप करते हैं, एथलीट है, बहुत शानदार। अब इन्होंने अभी रिसेंटली जो डायमंड लीग हुई वहां पे 2.10 मीटर यानी कि आप मान के चले 6 फुट 10.5 इंच की जो जंप लगाई है, उससे इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यूक्रेन को बिलोंग करती है, बस ये आप याद रखिएगा। रिसेंटली इन्होंने जो हाईएस्ट जंप बाय अ वुमेन जो होती है, जो सबसे ऊंची जंप है बाय एक किसी भी महिला के द्वारा, उसमें विश्व रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि न्यूज में थी, अब क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स आ रहा है तो उसके लिए भी ये फेवरेट बन गई है। कुछ ही दिनों में पेरिस ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो देखने लायक होगा कि वहां पे कैसा प्रदर्शन रहता है। बिकॉज 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो रहा है और 11 अगस्त तक चलेगा, तो उसमें भी ये फेवरेट रहने वाली है हाई जंप के कैटेगरी में, ऑफ कोर्स। एनीवेज, तो पर्सन इन न्यूज के फॉर्म में आपको ये पता होना चाहिए इनके बारे में। मूविंग अहेड में बात करने वाला हूं एक और महिला की, जो अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में बनी रही। यहां पे इनका नाम है रेचल रिव्स। तो रेचल रिव्स जो है वो ब्रिटेन की यानी कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री यानी कि पहली फाइनेंस मिनिस्टर है। देखिए वहां पे नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वहां पे बोला जाता है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। तो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर एक 700 साल से भी पुराना ऑफिस है वहां ब्रिटेन का, और इसको इन्होंने होल्ड किया। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 700 साल में एक भी महिला वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाई, मतलब चांसलर नहीं बन पाई। तो ये आप याद रखेगा, 708 साल के इतिहास में पहली बार हमने देखा है ये जो फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन है, जिसको हम चांसलर बोलते हैं ब्रिटेन में, वहां पे रेचल रीव्स जो हैं वो बन चुकी हैं, वो उस पोजीशन को होल्ड कर चुकी हैं। सो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, रेचल रीव्स बहुत न्यूज में थी, वो कौन सी कंट्री के अंदर हमने देखा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। या इट कैन बी आस्क्ड दिस वे आल्सो कि व्हाई वाज रेचल रीव्स इन अ लॉट ऑफ न्यूज। किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एक ऑफिस के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में 708 साल में पहली बार अगर कोई महिला होल्ड कर रही है ऑफिस, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्लियर है जी। अब मैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एंड वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट एज वेल। नाउ द पॉइंट इज, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है उनकी जो पार्टिसिपेशन है एक्सरसाइज पिच ब्लैक में 2024 की जो एक्सरसाइज है वो काफी सुर्खियों में बनी रही। पहले तो आप ध्यान में रखें कि पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है इसका होस्ट कौन है। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो है इसकी होस्ट, पहली बात। दूसरी बात, इसका पिच ब्लैक नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें नाइट टाइम फ्लाइंग करवाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, नाइट टाइम फ्लाइंग की वजह से। ऑफ कोर्स इसमें इंडियन एयरफोर्स की पार्टिसिपेशन की बात की गई, और 2018-2022 में भी हम लोग यहाँ पे जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नॉर्थ में देखते हैं, यहाँ पे डार्विन नाम की जगह है, यहाँ पे इस एक्सरसाइज को होस्ट करवाया गया। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में वी हैव गॉट अ प्लेस कॉल्ड डार्विन। तो हमने देखा है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन। तो बस ये आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है उसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसका नाम पिच ब्लैक रखा क्योंकि इसमें पिच ब्लैक मतलब क्या है, अंधेरा, रात के समय की बात हो रही है, तो नाइट फ्लाइंग जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसका नाम पिच ब्लैक रखा गया। और रॉयल जो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है उसने इसको होस्ट किया। तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको। वेरी बेसिक पॉइंट दिस इज वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। क्लियर है जी। सो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है जो कि आपको ध्यान में यहां पर रखनी है। आगे बढ़े, एक और एक्सरसाइज की मैं यहां पे बात करने वाला हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आई टेल यू व्हाई। एक्सरसाइज का नाम है बर्लेस्टिक। अब देखिए बर्लेस्टिक जो एक्सरसाइज है इट्स अ मल्टी नेशनल, या आप कह सकते हो कि मल्टीलैटरल जो एक्सरसाइज होती है उस तरह की एक्सरसाइज है। अभी चल रही है, ये 17 तारीख तक चलेगी, 17 जुलाई तक चलेगी। नाउ इसका होस्ट कौन है? होस्ट जो है इस एक्सरसाइज का, दैट इज कजाकिस्तान। ठीक है जी। तो कजाकिस्तान इज द होस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज जिसका नाम है बर्लेस्टिक। नाउ इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स कजाकिस्तान तो है ही है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और अजरबैजान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज कर रही हैं। हाँ, तुर्कमेनिस्तान नहीं कर रही, बिकॉज वो जनरली हम लोग देखते हैं वो न्यूट्रल रहती है। तो तुर्कमेनिस्तान नहीं कर रही, लेकिन अजरबैजान कर रही है। तो ये आप याद रखिएगा, दीज आर द कंट्रीज जो कि इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं।
और इसका नाम थोड़ा सा अजीब है तो हो सकता है आपको याद ना रहे, इट इज बर्लेस्टिक। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज की लैंग्वेज का नाम है बर्लेस्टिक। तो बस ये आप याद रखिएगा, मैंने हिंदी में भी तभी लिखा है बर्लेस्टिक जो है 2024 की सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो होस्ट है दैट इज कजाकिस्तान। दिस कैन बी अ वेरी हाई वैल्यू क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है जी? सो लेट्स मूव अहेड। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और एज इट इज कई बार ये सब क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। मूविंग अहेड, हम लोग कई बार बात करते हैं हज की। ठीक है, हज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करे, जो भी मुस्लिम्स हैं बेसिकली, दे गो टू मक्का, दे गो टू मदीना, सऊदी अरेबिया में जाते हैं और वो बेसिकली हज होता है। तो उसमें क्या है, एक हज कमेटी ऑफ इंडिया है। नो, हज कमेटी ऑफ इंडिया उस जो भी उनकी ट्रैवल होती है उसको फैसिलिटेट करती है, उनको हेल्प की जाती है अलग अलग तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नाउ दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि शुरू से हमने देखा है जो हज कमेटी होती थी ये किसके अंदर होती थी? इट यूज्ड टू बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय के अंडर हुआ करती थी। लेकिन अब हमने क्या देखा है, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके अंडर जा चुकी, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वो इस कमेटी को अपने अंडर ले चुका है, वो इसकी देखरेख करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो अब विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर नहीं है, वो किसके अंडर आ चुका है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंडर आ चुकी है हज कमेटी ऑफ इंडिया। दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो न्यू नोडल मिनिस्ट्री जो है वो बन चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो सरकार को ऐसा लगा कि ये नोडल मिनिस्ट्री ज्यादा इसके लिए बेहतर रहेगी, इसीलिए इन्होंने इसको बनाया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड। क्लियर है जी? तो आपको मतलब ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, पहली बात तो, और आपको बेसिक से जो भी आइडियाज हैं उसके बारे में समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलो, नाउ मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज तो है ही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रूस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है बेटे, जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। इसका पूरा नाम है, बट देन अगेन इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड, इस तरह से इसका नाम है। ये बहुत पुराना अवार्ड है। वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो मतलब रशियन एम्पायर है उस समय का है, ये इस्टेब्लिश हुआ था आई थिंक अराउंड 1698। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना अवार्ड है, 300 साल से पुराना अवार्ड है, और अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखेगा। जार पीटर द ग्रेट हुआ करते थे 1698 पे, जो रूलर थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू बहुत पुराना और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑनर है, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। ये आप जो गले में देख रहे हैं दैट इज द वन। तो ये जो रशियन एम्बेसी उसने भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी वॉज डेकोरेटेड विद द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है, ये फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं हमारे उसको दर्शाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर है, मतलब ये बहुत रेयरली दिया जाता है, इट इज नॉट दैट रैंडमली किसी को नहीं दिया जाता, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑनर जो कि यहाँ पे हमें रशिया में देखने को मिलता है, और ये उन्होंने दिया है। सो ये हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं, इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट दोज रिलेशंस एज वेल। पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं बेटे, 26 जुलाई को स्टार्ट होगा, 11 अगस्त को कंक्लूड होगा। कभी भी कोई ऐसा टूर्नामेंट होना होता है तो हम लोग बात करते हैं जी मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट। अब देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई एनिमल जो है मैस्कॉट नहीं है, यहाँ पे ये मैस्कॉट है, दीज आर फ्रिगेस। ये फ्रिगेस कैप्स होती हैं, बेसिकली फ्रिगियन कैप्स होती हैं, इसको लिबर्टी का साइन माना जाता है फ्रांस में। तो बस ये आप याद रखिएगा, फ्रिगेस जो है दे आर द मैस्कॉट्स ऑफ पेरिस ओलंपिक्स ऑफ 2024।
जो 2024 का पेरिस ओलंपिक्स है उसके मैस्कॉट्स क्या हैं? फ्रिगिज कैप। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारी कंट्री के यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बनता है उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन विच कैन बी एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज कि हमारे फ्लैग बेयरर कौन होने वाले हैं इस ओलंपिक्स में। ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे बहुत शानदार प्लेयर्स पीवी सिंधु और शरद कमल जो है दे आर गोइंग टू बी द ऑफिशियल फ्लैग बेयर्स। पीवी सिंधु को तो आप जानते ही हैं, यू नो, ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर शी इज, एंड शरद कमल इज अ ग्रेट टेबल टेनिस प्लेयर। पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन शरद कमल उम्मीद है कि इस बार एक ओलंपिक मेडल जरूर लेकर आएंगे टेबल टेनिस में। लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम, बट ही इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस, नो डाउट अबाउट दैट। ये आप ध्यान में रखिएगा। सो दीज आर द फ्लैग बेयरर्स। तो ये भारत के जो ध्वजवाहक होंगे पेरिस ओलंपिक्स में, ये दोनों होंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये दोनों होंगे। और पेरिस ओलंपिक्स के मैस्कट मैंने आपको बता दिया, और इसके बारे में तो फिर धीरे धीरे अभी और न्यूज फ्लोज आती रहेंगे, तो हम लोग बात करते रहेंगे। विल सर्टनली बी टॉकिंग मोर अबाउट इट। क्लियर है? सो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं एक पर्सन इन न्यूज की। एफएटीएफ के बारे में आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में बनी थी, पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इट इज टू डेवलप द पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, और कहीं ना कहीं 2001 के बाद तो उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी नकेल कसी है। नाउ एलिसा दी आंदा मद्राजो, जो यहां पे आप देख पा रहे हैं, शी इज द न्यू एफएटीएफ प्रेसिडेंट। 2024 से 26 तक ये प्रेसिडेंट रहने वाली हैं। तो अध्यक्षता संभाल चुकी हैं ये किसकी? एफएटीएफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो मेनली देखो, एग्जाम में तो इसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बाकी इसके अपडेट्स आते रहते हैं, इसकी ग्रे लिस्ट वगैरह के ऊपर, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। बट वी हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट हु इज द प्रेसिडेंट एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? पेरिस में, यानी कि फ्रांस में। तो अभी हमने पेरिस ओलंपिक्स की बात की, इसलिए मैंने उसके साथ ये भी कवर किया है। क्लियर है? गौतम गंभीर आप सब जानते ही हैं। गौतम गंभीर को ही इज नाउ द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज मेन जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उसके ये बन चुके हैं हेड कोच। तो राहुल द्रविड़ बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं गाइड किया टीम को, वर्ल्ड कप जीती टीम, और उसके बाद अब कार्यभार संभाल रहे हैं गौतम गंभीर। सो या दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ते, मूविंग अहेड, ये ध्यान में रखिएगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है उसको हमने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव है। इसमें इनिशियली 4 मेंबर्स थे, इंडिया था, श्रीलंका था, मॉरिशस था और मालदीव्स था। फाइनली 5वें मेंबर के तौर पे हमने बांग्लादेश को इसमें वेलकम कर लिया है। सो बांग्लादेश इज द 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये 2011 में बनी थी, उस समय तो सिर्फ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव ही था। उसके बाद मॉरिशस इसमें ऐड हुआ, और फाइनली हमने देखा बांग्लादेश इसमें ऐड हो चुका है। याद रखिएगा, सेशल्स जो है वो क्या है? एक ऑब्जर्वर है। वैसे पहले बांग्लादेश में ऑब्जर्वर था। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप नोटिस करिएगा कि पहले कोई भी कंट्री जो है वो इन जनरल ऐसे होता है कि ऑब्जर्वर बनती है, उसके बाद उनको फुल ऑन एक मेंबर का स्टेटस हासिल हो जाता है। सो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में अब 5 मेंबर्स हैं, ये आप याद रखिएगा। सो मैं आपको बता दूं, वी हैव गॉट श्रीलंका, ऑफ कोर्स, इनफैक्ट श्रीलंका में इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं, कोलंबो में इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं। और हमारे पास क्या है? मॉरिशस, देन वी हैव गॉट मालदीव्स, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज देयर। और ध्यान में रखिएगा, सेशल्स इज द ऑब्जर्वर, और यहां पे वी हैव गॉट बांग्लादेश। ठीक है? सो ये इस तरह से अगर आप मैप्स के साथ याद रखते हो तो आई थिंक इट इज ऑलवेज ग्रेट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप चीजों को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात कर रहा हूं। तो सेशल्स क्या है? ऑब्जर्वर है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। बेटर, मूविंग अहेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है बेटे मी डेविस। अब मी डेविस प्लेटफॉर्म जो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है ये प्लेटफॉर्म, यू नो, किस तरह से काम करेगा। विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज ये काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव और स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन देता है 2300 से भी ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। ये आप ध्यान में रखिएगा। जो मी डेविस है, मी डेविस 2024, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो है ये किसका है? WHO। तो पहला तो क्वेश्चन आता है
कि ये मे डेविस जो प्लेटफॉर्म है किसने स्टार्ट किया, WHO ने स्टार्ट किया है। अब यहाँ देख सकते हैं प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, सम असिस्टिव प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम मे डेविस की बात करते हैं, मे डेविस की फुल फॉर्म क्या हुई, मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज व्हाट मे डेविस इज ऑल अबाउट। तो पहले तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस आप कह सकते हो, जो मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा, वो यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्म डिसीजंस जो हैं वो लोग ले पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूज है मेडिकल डिवाइसेस का डायग्नोसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो यहां पर पता चलेगा। तो बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस की बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन मी डेविस पे मिलेगी, जो कि किसने लॉन्च किया है, WHO ने लॉन्च किया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, उसने इसको लॉन्च किया। ये आप ध्यान में रखिएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मी डेविस। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें 2300 से भी ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस और भी मेडिकल डिवाइसेस ऐड किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ब्राउज कर सकते हैं कैटेगरीज के हिसाब से, हेल्थ टेक्नोलॉजीज के हिसाब से। तो ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दे सकता है और ये डेटाबेस और ज्यादा एक्सपैंड करते रहेंगे इन फ्यूचर। सो मी डेविस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर ग्लोबली, पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन कल्चर के हिसाब से न्यूज आइटम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, जो संस्कृति मंत्रालय है भारत सरकार का, इन्होंने प्रोजेक्ट परी, PARI जो है, इसको स्टार्ट किया है। और मैं ये बताना चाहूंगा परी की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया। तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। इट इज टू शोकेस इंडियाज रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज थ्रू पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन। तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जो प्रदर्शनी लगा के हम भारत की जो एक कला है, जो सार्वजनिक कला है, उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हो। तो आपको पता होगा शायद ललित कला अकेडमी है, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली, उसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये चीज कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसके थ्रू किया जा रहा है, ललित कला अकेडमी के थ्रू किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे कौन सी थीम्स ली गई है, बहुत बढ़िया है। जैसे नाट्य शास्त्र हो गया भरत मुनि का, जिसमें डांसेज हैं अलग अलग। उसके बाद गांधी जी हैं, भारत के जो खिलौने हैं। उसके बाद हमारी जो एंशिएंट नॉलेज है, हार्मनी ऑफ लाइफ, डिवाइन ट्री, कल्पतरु हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जैसे भीमबेटका है। मतलब ये सब जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट की जाएंगे। तो ये काफी बेहतर हो सकता है आने वाले समय में। ऐसी और भी जो इवेंट्स हैं वो सरकार लेकर आ सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो ये हमें बस ध्यान में रखना है कि परी बहुत न्यूज में था। सो व्हाट इज परी ऑल अबाउट, ये मैंने आपको बताया है। परी इज पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आइडिया है शोकेस करना भारत की जो रिच आर्टिस्टिक जो हेरिटेज है उसको पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशंस के द्वारा। थीम्स क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज फॉर 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। तो उसी की एक तरह से तैयारी के रूप में ये सब किया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो यूनेस्को के सामने भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है इससे इंडिया का, जो कि ऑलरेडी अच्छा है और बेहतर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं। अब एग्जाम में अगर आता है कि प्रोजेक्ट परी किस मिनिस्ट्री का है, तो हो सकता है कोई बच्चा लगा दे विमेन डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बहुत दिक्कत होती है उस समय अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। मूविंग अहेड, विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टैंक, एक मेड इन इंडिया यानी कि इंडिजिनस है और लाइट टैंक है ये। इसका नाम है जोरावर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे DRDO तो है ही है, लेकिन यहाँ LNT का एक साइन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इट हैज बीन डेवलप्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ DRDO एंड लार्सन एंड टूब्रो, जो एक प्राइवेट कंपनी है। ये हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए है, एडवांस वेपनरी होगी इसमें। एजाइल है बहुत टैंक, लाइट वेट होने की वजह से हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके दिमाग में, आई डोंट नो आपके दिमाग में है कि नहीं, लेकिन सबने कहा सर इसका नाम जोरावर क्यों पड़ा। तो कई कयास लगाए गए इसके ऊपर, लेकिन द रियल स्टोरी इज कि टैंक हैज बीन नेम्ड आफ्टर जो 19th सेंचुरी का एक डोगरा जनरल थे। मतलब डोगरा जो फौज थी, जैसे जो डोगरा रूलर्स उनकी फौज में जनरल हुआ करते थे, जनरल जोरावर सिंह। तो जनरल जोरावर सिंह जो थे, इन्होंने आर्म्ड ऑपरेशंस लीड किए थे लद्दाख में, वेस्टर्न तिब्बत में। ये हैं वो जोरावर सिंह। तो ये आप ध्यान में रखेगा कि जनरल जोरावर सिंह के नाम के ऊपर ही रखा गया है जोरावर लाइट टैंक का नाम। दूसरी बात यह है कि ये टैंक बेसिकली हम लोग लद्दाख के एरिया में ही, जो चाइना के साथ बॉर्डर है, वहां पे डिप्लॉय करने वाले। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये आप ध्यान में रखेगा कि क्यों इसका नाम रखा गया, ये काफी इंटरेस्टिंग है।
तो ये याद रखिएगा, इनके नाम पे ये नाम रखा गया है और ये बहुत बढ़िया है। यू नो, इफ यू टॉक अबाउट द मास, आप हॉर्स पावर की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट स्पीड, एवरीथिंग इज रियली गुड। ऑफ रोडिंग भी ये काफी अच्छी स्पीड पे कर सकता है एंड इट हैज गॉट कोएक्सियल मशीन गन एज वेल 7.62 mm की। तो इट इज एक्चुअली अ ग्रेट टैंक, मैन्यूवरिंग वगैरह बहुत अच्छी है, इट्स वेरी अजाइल, तो इसलिए इसको बहुत गेम चेंजर माना जा रहा है। जोरावर, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जोरावर न्यूज में था, जोरावर क्या है? सो यू शुड नो कि जोरावर क्या है। सो आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यू विल बी एबल टू आंसर दैट वेरी प्रिसाइसली। काफी न्यूज आइटम्स की बात हुई, अब स्पोर्ट्स की थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूं। ग्रैंड स्लैम चल रहा है तो मैं उसकी थोड़ी सी बात करता हूं। आज 13 तारीख है, सैटरडे, तो 13 जुलाई के दिन हम लोग देख रहे हैं कि आज बहुत बड़ा एक मैच है। किसका मैच है? विंबलडन का है, ग्रैंड स्लैम है, टेनिस का मैच है। तो बारबोरा ट्रेजकोवा और जैस्मिन पाउलिनी में मैच है। तो यहाँ पे ये चेक रिपब्लिक को बिलोंग करती है बारबोरा और जैस्मिन बिलोंग करती है इटली को, इन दोनों के बीच में मैच है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच क्यों है मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं बारबोरा की बात करता हूं तो बारबोरा कभी विंबलडन तो नहीं जीती हैं, लेकिन हाँ फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, तो एक ग्रैंड स्लैम तो ये जीत चुकी है पहले। वहीं दूसरी ओर जैस्मिन पाउलिनी एक बहुत यंग प्लेयर है और ये आज तक एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीती हैं। तो अगर ये जीतती है तो इनके लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि पहली बार ये कोई ग्रैंड स्लैम जीतेंगी। हाँ, बारबोरा का दूसरा ग्रैंड स्लैम होगा अगर ये जीतती है, लेकिन विंबलडन पहला ही होगा, क्योंकि विंबलडन तो ये कभी नहीं जीती है, ये फ्रेंच ओपन जीत चुकी है बारबोरा पहले। तो देखना होगा कि कौन जीतता है। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ी टक्कर होने वाली है आज। लेट्स सी कौन जीतता है, यहाँ पे कौन चैंपियन बनता है विंबलडन का। विमेन सिंगल की मैं बात कर रहा हूं। मैं जब मेंस की बात करता हूं तो कल यानी कि 14 जुलाई को फाइनल है विंबलडन का मेंस सिंगल का। इसमें कार्लोस अल्काराज तो डेनियल मेदवेदेव को हरा के अपनी जगह बना चुके हैं। अब देखना होगा कि नोवाक जोकोविक और लोरेंजो मुसेती के बीच में से कौन यहां पहुंचता है। ऑफ कोर्स फेवरेट तो नोवाक ही होने वाले हैं, पर देखना होगा कि कोई मेजर अपसेट ना हो जाए। सो लेट्स सी, क्या हमें कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविक के बीच में फाइनल देखने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, वो तो वक्त ही बताएगा। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी कि यहाँ पे किसका नाम आता है और कल फिर वो फाइनल होगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो आज बहुत बड़े मैच है, एक ये वाला सेमीफाइनल मेंस का और फाइनल विमेन का बहुत खास है। कार्लोस अल्काराज वैसे भी फेवरेट हैं बिकॉज यू नो डिफेंडिंग चैंपियन होने की वजह से ही इज द फेवरेट। यहाँ पे लुई हैमिल्टन आपको देखने को मिल रहे हैं। लुई हैमिल्टन ने बहुत शानदार तरीके से ग्रॉ प्री को अपने नाम किया है बेटे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखे कि ब्रिटिश जो ग्रॉ प्री है उसको जीता है इन्होंने बहुत शानदार तरीके से, अभी ये जस्ट हुई थी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये ध्यान में रखें कि इस साल की अगर मैं सभी रेसेस की बात करता हूं तो मेजॉरिटी ऑफ रेसेस कौन जीते हैं? मैक्स वर्स्टेपेन। अगर आप देखो इस साल के सीजन में 12 रेसेस हुई हैं, उसमें से बहुत सारी रेसेस, कितनी है, 7 रेसेस मैक्स वर्स्टेपेन जीत चुके हैं। तो 5 ही रेसेस जो कोई और जीता है, जैसे कार्लोस सेंज जीते हैं, फिर ये लैंडो नॉरिस जीते थे, ये चार्ल्स लेक्लेरिक जीते थे, जॉर्ज रसल और फाइनली लुई हैमिल्टन जीते। तो लुई हैमिल्टन की इस सीजन की पहली ये जीत है, तो बहुत बड़ी जीत है इनके लिए। और ये वैसे भी ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश ग्रॉ प्री जीत के इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल डोमिनेंस किसकी है? मैक्स वर्स्टेपेन की डोमिनेंस है, इसमें कोई भी शक हमें नहीं है कि इस साल की 12 रेसेस में 7 रेस जो है वो तो मैक्स वर्स्टेपेन ही जीते हैं आपको समक्ष। एक मैं बस आपको बताना चाहूंगा ऐसी, जैसे अब ये ऑलमोस्ट हाफ जो सीजन है वो जा चुका है, ठीक है, और इसको अपने नाम किया बेसिकली मैक्स वर्स्टेपेन ने ही। और अब अगली जो 21 जुलाई को है हंगेरी की जो ग्रॉ प्री है उसको देखना होगा कैसे जाती है, 9 दिन बाद है, फिर बेल्जियम की होगी, उसके बाद अगस्त की आ जाएंगी, फिर सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में सीजन अबू धाबी में खत्म होगा। तो ये ऐसे होता है, ये ग्रॉ प्री का बेसिकली सीजन होता है, कैलेंडर है। तो अभी बस ये ध्यान में रखिएगा कि लुई हैमिल्टन ने पहली रेस जीत ली है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, मर्सिडीज कंपनी इनको मतलब स्पॉन्सर करती है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? सो लुई हैमिल्टन जो है इन्होंने ब्रिटिश ग्रॉ प्री अपने नाम कर ली है। क्लियर? सो ये अब आप यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं, मैंने इस साल के सारे जो ग्रॉ प्री विनर्स हैं उनका नाम यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि आपको मतलब सब लोग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल ही रहे हैं बेसिकली, जो मतलब नॉन
मैक्स वेट्समैन की मैं बात कर रहा हूं, मैं वही आपको बता रहा हूं बेसिकली। बाकी तो सारी मैक्स वेट्समैन ने ही जीती हैं, पिछली 2 ग्रॉ प्री ये नहीं जीत पाए हैं रेसेस, तो ये आपके समक्ष है, ये आप याद रख लीजिएगा। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस, समझ आ गया जी। अब बिफोर ए रैप अप मैं बताना चाहूंगा कि कल यानी कि संडे को बहुत बड़ा मुकाबला है, 4 साल बाद आता है ये यूरो। इस बार जर्मनी बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है। तो यूरो जो यूईएफए यूरो है उसका फाइनल है किसके बीच में, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में। एक तरफ होगा स्पेन और एक तरफ होगा इंग्लैंड, इनके बीच में एक बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है। सो लेट्स सी कौन इसको जीतता है। फेवरेट ऑफ कोर्स स्पेन इसलिए है क्योंकि स्पेन ऑलरेडी 3 बार ये मुकाबला जीत चुका है, ठीक है। वैसे तो जर्मनी भी 3 बार जीता है, तो ये दोनों मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं टीम्स, फ्रांस इटली वगैरह। लेकिन इंग्लैंड कभी नहीं जीता है, तो देखते हैं कि इंग्लैंड इसको अपने नाम कर पाता है कि नहीं। दैट इज अगेन गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये वीकेंड में बहुत सारा स्पोर्ट्स है, विंबलडन है, देन यू गॉट ऑफ कोर्स यूएफए, तो देखना होगा कि कौन जीतता है। तो ऑफ कोर्स अगले अपडेट में मैं बताऊंगा कि कौन जीता, एंड क्योंकि हर सैटरडे यू गेट दिस पर्टिकुलर अपडेट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। सेशन को शेयर जरूर करें इफ यू हैव जेन्युइनली लाइक द सेशन, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आकाश देव जी के बूस्टर पे, यू विल गेट द पीडीएफ ओवर हियर। आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च भी करोगे तो आपको आराम से ये मिल जाएगा। नाउ द बेस्ट पार्ट इज यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। आप जब करंट अफेयर पढ़ते हैं इन चीजों को कभी मिस आउट मत करें, यहां से पढ़े या कहीं से भी पढ़े, दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा मिस नहीं करनी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जैसे मैंने वादा किया था लगभग 30 से 35 मिनट में सेशन को कवर किया जाएगा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स को 30 से 35 मिनट में कवर कर दिया गया है आप सबके समक्ष। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा। फिर से मैं बोलना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव a lot of great content on the channel very soon. All the very best. Jai Hind everyone and have a great weekend everyone. Thank you.